नमस्कार दोस्तों, सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम संविदा विधि 1872 के एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है संविदा कल्प अर्थात क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी का अर्थ होता है के जैसा, के सदृश। हमने बहुत बार यह नाम सुना है, क्वासी जुडिशियल बॉडी। जुडिशियल बॉडी के सदृश मतलब वह वैसा ही है, लेकिन उस प्रकार का नहीं है। जो एक तरह से इसे हम समझ लेते हैं कि यह जो है संविदा कल्प है, तो यह देखने में आपको संविदा ही दिखेगा, लेकिन यह संविदा है नहीं। अब क्यों संविदा की तरह दिखता है? क्योंकि इसमें सारे ऑब्लिगेशन और राइट्स ड्यूटीज कॉन्ट्रैक्ट की तरह होते हैं, इसलिए यह दिखता संविदा जैसा है। विधि के द्वारा इसे संविदा माना जाता है, लेकिन यह वास्तव में संविदा नहीं होता है। तो संविदा अधिनियम 1872 के धारा 68 से 72 तक संविदा कल्प के बारे में बताया गया है, जिसे आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग जान लेते हैं कि कभी कभी कुछ विशेष परिस्थितियों में प्राकृतिक न्याय और साम्य, नेचुरल जस्टिस और इक्विटी के आधार पर विधि वास्तविक संविदा के समान ही दायित्व किसी व्यक्ति पर अधिरोपित कर देती है। मतलब नेचुरल जस्टिस में और इक्विटी के आधार पर यह जरूरी होता है कि संविदा की तरह ही किसी व्यक्ति पर अधिकार और दायित्व अधिरोपित कर दिए जाएं, और ऐसा विधि करती है। लेकिन यह विधिमान्य संविदा नहीं होता। अतः संविदा कल्प का वास्तविक और तकनीकी अर्थ से संविदा न होते हुए भी विधि द्वारा संविदा मान लिए जाने से है। रियल और टेक्निकल मीनिंग में यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन लॉ इसे एज अ कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करती है। बस इतना सा इसका कंसेप्ट है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का, कि यह रियल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ना ही टेक्निकल मीनिंग इसका कॉन्ट्रैक्ट जैसा होता है, लेकिन नेचुरल जस्टिस और इक्विटी के आधार पर लॉ जो है, इसे विधि जो है एज अ कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करती है, संविदा के दायित्व अधिरोपित कर देती है। अब इसका बेस क्या है, किस आधार पर इसका निर्माण होता है, संविदा कल्प का क्यों निर्माण होता है? तो इसके 3 इसेंशियल्स हैं। इन्हीं तीनों के कारण जो है वो संविदा कल्प का निर्माण होता है। पहला कि प्रतिवादी जो है, जो डिफेंडेंट है, वो लाभ प्राप्त करके धनवान हुआ हो, किसी भी प्रकार से वो लाभ प्राप्त करके रिच हो गया हो। दूसरा इसेंशियल्स यह है कि जो डिफेंडेंट है, प्रतिवादी, वह वादी को, प्लेंटिफ को हानि पहुंचाकर इस प्रकार धनवान हुआ हो। रिच हुआ है, डिसऑनेस्टली रिच हुआ है, प्लेंटिफ को उसने हानि पहुंचा के धन प्राप्त किया है। और तीसरा इसका इसेंशियल्स है कि प्रतिवादी के द्वारा इस प्रकार धनवान होना या बने रहना वादी के लिए अन्यायपूर्ण है। मतलब साफ साफ यह है कि संविदा कल्प इसलिए सृजित किया गया है क्योंकि प्रतिवादी लाभ प्राप्त किया है, वादी को गलत तरीके से हानि पहुंचाकर लाभ प्राप्त किया है, और अगर प्रतिवादी को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो फिर अन्याय हो जाएगा वादी के साथ। इसलिए संविदा कल्प का सृजन किया गया है। संविदा और संविदा कल्प में अंतर भी देख लेते हैं तो और स्पष्ट हो जाएगा कि यह संविदा क्यों नहीं है। अर्थात क्यों मैं यह कह रहा हूं कि यह संविदा जैसा है लेकिन संविदा नहीं है। तो संविदा और संविदा कल्प अर्थात अभी हम डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहला अंतर क्या है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशन में जो भी पार्टीज होती हैं उनके मध्य जो लायबिलिटी होती है उसका सृजन विधि द्वारा होता है। लॉ द्वारा उनके बीच जो है ड्यूटीज अधिरोपित की जाती हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में जो भी ड्यूटी होती है, जो भी राइट्स होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज द्वारा निर्मित किए जाते हैं।
क्लियर है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूटी लॉ अधिरोपित करती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूटी और राइट्स कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज अधिरोपित करते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशन में दायित्वों के सृजन के लिए पक्षकारों की सहमति आवश्यक नहीं है, कंसेंट नहीं होता है, वो लॉ अधिरोपित कर ही देती है। परंतु संविदा की दशा में, संविदा के कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशन में कोई भी राइट्स या ड्यूटी या वह कॉन्ट्रैक्ट ही इनफोर्सेबल नहीं होगी, ऑब्लिगेटरी नहीं होगी, जब तक कि संविदा के पक्षकार की फ्री कंसेंट ना हो। तीसरा डिफरेंस यह है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की दशा में पक्षकारों की आशय का महत्व नहीं होता। उनका आशय संविदा करना है या नहीं यह इमैटेरियल है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के लिए यह जरूरी है कि इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, संविदा का निर्माण करने का उनका आशय रहा हो। तो यह तीन अंतर देखकर हम समझ जाते हैं कि संविदा जैसा है यह, लेकिन संविदा नहीं है। इसकी सारी फंक्शनिंग लॉ द्वारा की जाती है, विधि ही दायित्व का सृजन करता है, जबकि संविदा में सब कुछ लगभग पक्षकारों द्वारा किया जाता है। अब हम आज के इस लेक्चर में दो धाराओं को देख लेते हैं। सेक्शन 68 में कहा गया है कि संविदा करने में असमर्थ व्यक्ति को या उसके लेखे प्रदाय की गई आवश्यक वस्तुओं के लिए दावा, यह सेक्शन 68 का शीर्षक है। अब इसमें यह बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो संविदा करने में असमर्थ है या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पालन के लिए वैध रूप से आबद्ध हो, जीवन में उसकी स्थिति के योग्य आवश्यक वस्तुएं किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाती हैं, तो वह अन्य व्यक्ति जिसने ऐसा प्रदाय किया है, ऐसे असमर्थ व्यक्ति जिसको उसने दिया है, उसकी संपत्ति से, उसके स्टेट से क्षतिपूर्ति पाने का हकदार है। मतलब इसको एक दृष्टांत द्वारा, एक इलिस्ट्रेशन द्वारा ऐसे समझ लेते हैं कि बी एक व्यक्ति है जो कि पागल है और जीवन में उसकी स्थिति के योग्य आवश्यक वस्तुओं का प्रदान ए कर देता है। तो बी की जो भी संपत्ति है, उस संपत्ति में से ए जो है वो अपना जो भी उसने जिस मूल्य का वस्तु प्रदान किया है वह मूल्य प्राप्त करने का हकदार है। अब आवश्यक वस्तु क्या है? क्या कुछ भी देना आवश्यक वस्तु है? तो आवश्यक वस्तु का अर्थ ऐसी वस्तु से लिया जाता है जो जिस व्यक्ति को प्रदान की गई है उसे उस स्थिति में बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अर्थात किसी व्यक्ति के जीवन के लिए, सर्वाइवर के लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तुओं का प्रदान किया जाना जो है वो नितांत अनिवार्य होता है और ऐसी वस्तुएं आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में आती हैं। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है कुंवर लाल सूरजमल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कुंवर लाल सूरजमल के वाद में न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि अवयस्क को, कोई माइनर है, उसे रहने तथा पढ़ाई चालू रखने का खर्च देना एक आवश्यक वस्तु मानी जाती है। एक और दृष्टांत से इसे समझ लेते हैं आवश्यक वस्तु के कंसेप्ट को। बी की जो पागल है, पत्नी और बच्चों की जीवन में उसकी स्थिति के योग्य वस्तुओं का प्रदाय ए करता है, सप्लाई करता है कुछ वस्तुएं। बी जो पागल है उनकी पत्नी और बच्चों को बी की संपत्ति में ए प्रतिपूर्ति पाने का हकदार है। ए जो है वो उसके बी के स्टेट से, उसकी संपत्ति से जितने भी मूल्य का वस्तु सप्लाई करता है उसको क्लेम करने का हक रखता है। तो इतनी सी बात बताई गई है सेक्शन 68 में कि अगर आप किसी भी इनकम्पिटेंट, असमर्थ, जो संविदा करने में समर्थ व्यक्ति नहीं है, उसको उसके जीवन के सर्वाइवरशिप के लिए, उसके जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करते हैं, तो उससे क्लेम करने का भी अधिकार है आपको। ऐसा इसलिए किया गया है, इसके पीछे का लॉजिक यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी असमर्थ व्यक्ति की सहायता कर देता और वह क्षतिपूर्ति या उस मूल्य को क्लेम नहीं कर पाता, तो फिर इस दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता। बस इसके पीछे यह लॉजिक है। सेक्शन 69 में देखते हैं। सेक्शन 69 का शीर्षक है कि उस व्यक्ति की प्रतिपूर्ति जो किसी अन्य द्वारा शोध्य कोई ऐसा धन देता है जिसके संदाय में वह व्यक्ति हितबद्ध है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति जो भुगतान में हितबद्ध है उस समय भुगतान करता है, जबकि भुगतान के लिए विधि द्वारा बाध्य व्यक्ति भुगतान नहीं करता है,
तो हितबद्ध व्यक्ति उस व्यक्ति से प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार होगा, जो भुगतान करने के लिए विधि द्वारा बाध्य है। मैं कई बार इस पे बड़ा फोर्स करता हूँ कि लॉ की लैंग्वेज जो है थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, टिपिकल होती है, आसानी से समझ में नहीं आती है। फिर भी मैं सेक्शन 69 को सरल शब्दों में बताता हूँ। सेक्शन 69 को एक उदाहरण द्वारा समझ लीजिए। सपोज करिए कि आप जो अभी लेक्चर सुन रहे हैं, किसी मकान को में किराए पे रहते हैं, या किसी मकान को किसी बिजनेस पर्पस के लिए, गोदाम के लिए किराए पे लेते हैं। आपने ले लिया उस मकान को, आपका बिजनेस चल पड़ा, पता चला उस मकान का रेंट नहीं जमा है या बिजली बिल नहीं जमा है। सरकार उसे वसूल रही है, मकान मालिक बिजली बिल जमा नहीं कर रहा है। लेकिन अब उस मकान में आपका भी इंटरेस्ट है, आपका बिजनेस चल रहा है, आपका गुडविल है, सब कुछ खराब हो जाएगा। तो मकान मालिक अगर बिजली का बिल नहीं दे रहा है और सरकार जो है उस मकान को ऑक्शन पे चढ़ा रही है, नीलामी कर रही है, तो यदि आप चाहें तो उस मकान का बिजली बिल आप दे सकते हैं, क्योंकि आप अब उस मकान में हितबद्ध हैं, इंटरेस्टेड हैं। और ऐसा बिजली बिल का भुगतान करने के बाद या ऐसा रेंट का भुगतान सरकार को करने के बाद आप उस मकान के ओरिजिनल ओनर से, मकान मालिक से उस मूल्य को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। आई होप कि इतना क्लियर है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, वरना ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। कल के लेक्चर में बचे हुए पार्ट को, अर्थात सेक्शन से 70, 71 और 72 को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल पर बने रहिए, इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी लेक्चर मिस ना होने पाए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।